Assalamu alaikum everyone. Today we are going to study another topic in grammar and syntax, that is minimalism. So let's start our lecture, that is on minimalism. मिनिमलिज्म क्या है? मिनिमलिज्म एक अप्रोच है जिसको नॉम चॉम्स्की ने प्रेजेंट किया था अर्ली 1990s में। ओके, अब ज़्यादातर मिनिमलिज्म का जो है फोकस किस चीज़ पर होता है? नेचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज फैकल्टी। अब ठीक है, इसका फोकस किस पर होता है कि इंसानी लैंग्वेज की नेचर किस तरह से है। अब मिनिमलिज्म है क्या? मिनिमलिज्म जैसे कि मैंने पहले बताया एक अप्रोच है, ये थ्योरी नहीं है बल्कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसको नॉम चॉम्स्की ने क्रिएट किया था। अब उसने ये प्रोग्राम क्रिएट किस लिए किया था? ताकि एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है उसको वो बता सके। किसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क? सिंटैक्स का फ्रेमवर्क। अब ये ये जो फ्रेमवर्क है यानी ये जो प्रोग्राम है ये किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने, और उसके फॉलोअर्स ने मिलकर दिया था अर्ली 1990s में। ओके, अब मिनिमलिज्म का मेन एम क्या है? आखिर ये जो अप्रोच है या ये जो प्रोग्राम है ये दिया क्यों गया था? ओके, अब ये जो मिनिमलिज्म है इसका एम क्या है कि लिंग्विस्टिक में से वो तमाम थेरीज़ निकाल देना जो कि नेसेसरी हैं ही नहीं। यानी एक लैंग्वेज को सीखने के लिए जो थेरी नेसेसरी है, जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं, सिर्फ वही चीज़ें हम पढ़ें, ठीक है? बाकी जो एक्स्ट्रा इरेलीवेंट चीज़ें वो ना पढ़ें। ओके, अब चॉम्स्की ने ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, मिनिमलिस्ट प्रोग्राम, इसको एज अ प्रोग्राम प्रेजेंट किया था, ठीक है, थ्योरी के तौर पर नहीं। तो मिनिमलिज्म एक थ्योरी नहीं है बल्कि एक प्रोग्राम है। अब मिनिमलिज्म है क्या? ओके, मिनिमलिज्म एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। अब ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया क्यों गया था? ताकि लिंग्विस्टिक थ्योरी के बारे में उसकी जो डेवलपमेंट होती है लिंग्विस्टिक थ्योरी की, उसको गाइडलाइन दी जा सके। ओके, अब आते हैं आगे की तरफ। इस प्रोग्राम ने नॉम चॉम्स्की ने ना यूनिवर्सल ग्रामर को अप्रोच करने की कोशिश की है। ज़्यादातर उसका फोकस किस चीज़ पर है इस प्रोग्राम में? व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल आंसर टू व्हाट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज वन एक्विजिशन शुड बी। अब यानी फर्स्ट लैंग्वेज, जो भी हम लैंग्वेज सीखते हैं उसको सीखने के लिए, ठीक है, एक जो बच्चा है फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज़, स्पेनिश, जो भी लैंग्वेज हो, उसको सीखने के लिए कौन सी थ्योरी जो है फॉलो करता है? ओके, ये किस थ्योरी पर बेस्ड जो है एक बच्चा जो है फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है। अब इस प्रोग्राम में नॉम चॉम्स्की ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश की है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो दो हैं जो जिस पर नॉम चॉम्स्की ने ज़्यादा जो है वो फोकस की है। नंबर वन हमारे पास क्या है? व्हाट इज़ लैंग्वेज, और नंबर टू क्या है कि एक लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो आखिर वो प्रॉपर्टीज़ उसकी हैं क्यों। अब हम देखते हैं कि मिनिमलिज्म के थ्योरेटिकल गोल्स क्या हैं। मिनिमलिज्म के दो थ्योरेटिकल गोल हैं। नंबर वन इज़ परफेक्शन, ओके, और नंबर टू हमारे पास क्या है? इकोनॉमी। अब परफेक्शन क्या है हमारे पास? परफेक्शन में आ जाता है कि ये जो मिनिमलिस्ट प्रोग्राम है वो इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि जो हमारी यूनिवर्सल ग्रामर है वो जो है वो स्पेसिफिक या कुछ परफेक्ट डिज़ाइंस पर बेस्ड है, ठीक है, जो जिसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें हमारे पास हैं जो कि एक इंसान को कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ज़रूरी है, चाहे वो उसकी वो फिज़िकल नीड हो या उसकी वो कंसेप्चुअल नीड हो। ओके, और अगर हम जनरेटिव ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये जो मिनिमलिस्ट प्रोग्राम है, ठीक है, ये किस चीज़ पर बेस्ड है? प्रिंसिपल्स और पैरामीटर प्रोग्राम पर बेस्ड है। अब ये प्रिंसिपल्स और पैरामीटर प्रोग्राम ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्रिंसिपल एंड पैरामीटर थ्योरी का। आप वहाँ से वो थ्योरी जो है देख सकते हैं। ओके, और यही इसी थ्योरी को, प्रिंसिपल एंड पैरामीटर थ्योरी को, यानी इस थ्योरी का दूसरा नाम यूनिवर्सल ग्रामर भी है, ठीक है, या गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी भी है, इसको जो है वो स्टैंडर्ड थ्योरी जो है वो कंसीडर किया जाता है। और ये थ्योरी कब डेवलप की गई थी? अर्ली 1980s में। अब ये जो प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर थ्योरी है, ठीक है, ये जो अप्रोच है ये क्या बताती है कि हर लैंग्वेज के फिक्स सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि तमाम लैंग्वेज पर एप्लीकेबल हैं। ओके, अब आ, अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड जो है थ्योरेटिकल गोल पर, जो है इकोनॉमी, ठीक है। इसके फिर फर्दर हमारे पास जो हैं वो मज़ीद टू डेवलपमेंट्स हैं। ओके, नंबर वन हमारे पास क्या है? इकोनॉमी ऑफ डेरिवेशन, ठीक है, और नंबर टू हमारे पास क्या है? इकोनॉमी ऑफ रिप्रेजेंटेशन।
इन दो एस्पेक्ट्स को जो है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस कब मिली थी? 1990s में, अर्ली 1990s में। अब ये है कि हमारे पास इकोनॉमी ऑफ डेरिवेशन। इकोनॉमी ऑफ डेरिवेशन क्या है? इकोनॉमी ऑफ डेरिवेशन के मुताबिक, ठीक है, जो भी हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो भी मूवमेंट्स करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, जैसे कि हमने गवर्नमेंट इन बाइंडिंग थ्योरी में भी पढ़ा था, ठीक है, कि हमारे पास सबसे पहले होता है डीप स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर में हम फिर कुछ मूवमेंट्स अप्लाई करते हैं, यानी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सरफेस स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो हमारे जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, डीप स्ट्रक्चर से सरफेस स्ट्रक्चर तक आने तक, ठीक है, ये जो अकर होती हैं, ये किस लिए अकर होती हैं? ताकि हम कुछ इंटरप्रेटेबल फीचर्स को नॉन अनइंटरप्रेटेबल फीचर्स के साथ मैच कर सके। अब हम ये मूवमेंट जो है वो ऐसे तो नहीं कर देते हैं ना, हम आखिर देखते हैं कि मतलब हम यहाँ पर कौन सा रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम ऐसे रेंडमली उठा के कोई भी वर्ड किसी और जगह पे भी तो नहीं रख सकते ना, हमें जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। अब ये इंटरप्रेटेबल फीचर्स क्या हैं? ठीक है, an example of interpretable features is the plural inflection on the regular English pronoun. For example, dogs. अब ये जो वर्ड डॉग है, वर्ड जब डॉग्स है, ठीक है, डॉग के साथ जब हम एस या एस का इजाफा कर, तो इसका क्या मतलब होगा? यानी एक से ज़्यादा डॉग्स हैं, यानी सेवरल डॉग हैं हमारे पास। तब हम जो है एस जब ऐड करेंगे किसी भी सिंगुलर के साथ, जब हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, तो इट मीन्स वी आर रेफरिंग टू मोर देन वन थिंग। ओके, अब यहाँ पर जब डॉग्स वर्ड आ गया है, तो हमारे पास इससे क्या मुराद है कि एक से ज़्यादा डॉग्स हैं, एक डॉग नहीं है। ओके, अब ये जो इन्फ्लेक्शन की है हमने, ये जो चेंजिंग की है, यानी एस का इजाफा किया है, इससे क्या हुआ है? हमारा जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। यानी जब हम सिर्फ डॉग का वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, तब हम जो है हमारे इससे क्या मुराद था? सिर्फ एक सिंगल डॉग। लेकिन जब हमने एस ऐड कर दिया तो उससे हमारा क्या मीनिंग चेंज हुआ है कि नाउ वी आर रेफरिंग टू मोर देन वन डॉग, यानी सेवरल डॉग है इस बार। इस दफ़ा हम किसकी बात कर रहे हैं? बहुत सारे कुत्तों की बात कर रहे हैं। ओके, अब ये तो हो गया कि जब हम नाउन के अंदर जो है वो किस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं, इन्फ्लेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। ओके, अब हम वर्ब के अंदर किस तरह से करेंगे? वर्ब के अंदर जो भी हम चेंजिंग करेंगे, इन्फ्लेक्शन करेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल में होंगे, फॉर एग्जांपल डॉग्स, तो हम जो है वो वर्ब में एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो नाउन सिंगुलर होगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो हम वर्ब के अंदर एस या एस का इजाफा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग बाइट्स। ओके, लेकिन ये रूल भी हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जब एक दफ़ा एक सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर रिलेशनशिप जो है वो बन जाए। एक सेंटेंस के अंदर जब एक वर्ब और एक जो है एक सब्जेक्ट का रिलेशनशिप जनरेट हो जाता है, तब हम ये वाले जो है रूल्स अप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं। अब आ जाते हैं इकोनॉमी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की तरफ के इकोनॉमी ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? इकोनॉमी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो उनके पीछे एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, यानी विदाउट पर्पस कोई भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, उससे जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बस इतना हो कि हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाए। यानी जानबूझ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमें नहीं बनाने चाहिए, बस ऐसा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जनरेट करें जिससे हमें जो है वो हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाए। ओके, आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।